जय हिंद दोस्तों। एनसीईआरटी विद नावेद खान में आप सभी का अभिनंदन है। तो आज हम अपनी ज्योग्राफी 6 क्लास की एनसीईआरटी की चैप्टर नंबर 3 लेकर के आए हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं चैप्टर नंबर 3 क्या है, जो कि है पृथ्वी की गतियां। यहाँ मैंने लिख रखा है। तो पृथ्वी किस किस प्रकार से गति करती है, ठीक है, तथा उसके क्या क्या परिणाम होते हैं, आज हम उनको जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पृथ्वी दो प्रकार से गति करती है। ठीक, पृथ्वी अब चूंकि जैसे हमने सौरमंडल वाला पढ़ा था, ठीक है, सोलर सिस्टम पढ़ा था, तो उसमें हमने देखा था कि सूर्य हमारे सौरमंडल के केंद्र में स्थित है तथा 8 ग्रह यानी कि इंक्लूडिंग और अर्थ सारे ग्रह सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, दीर्घवृत्ताकार में परिक्रमा कर रहे हैं। तो हमारी पृथ्वी भी दो प्रकार से गति करती है, एक घूर्णन और दूसरी परिक्रमण। ठीक है, तो देखते हैं घूर्णन क्या है और परिक्रमण क्या है, चलिए समझते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी की गति को हम दो प्रकार की होती है, यहां देखेंगे हम। घूर्णन, इंग्लिश में इसको कहेंगे रोटेशन। ठीक है, यहां देखेंगे परिक्रमण। यानी कि इवोल्यूशन। ये पृथ्वी की दो गतियां हैं। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले घूर्णन को देखेंगे, उसके बाद परिक्रमण को देखेंगे कि घूर्णन क्या है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन हम लिखते हैं, साथ साथ आप भी नोट कर लीजिए, बढ़िया रहेगा। ठीक है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। वेरी सिंपल। ठीक है, तो लिखते हैं ठीक है, तो अपने अक्ष पर पृथ्वी कैसे घूमती है हम ये देखते हैं अभी। ठीक है, सपोज दैट ये हमारी क्या है, अर्थ है। ठीक है, ये 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है। ठीक है, ये है एक्सिस यानी कि अक्ष। ठीक है, जो कि कितना है 23.5 डिग्री। ठीक है, तो पृथ्वी ऐसे है, जैसे हम अब ग्लोब के माध्यम से समझना चाहेंगे। देखिए ये ग्लोब है। ठीक है, अगर मैं पृथ्वी को सीधा करता हूं तो ऐसे होगा, राइट, बट ये इसका बेस है 23.5 डिग्री पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। अब इसका इस प्रकार से घूर्णन, मतलब अपनी ही स्थिति में अपने अक्ष पर जो घूर्णन कर रही है, घूम रही है, ठीक है, इसको हम कहते हैं घूर्णन। वेरी सिंपल। ठीक है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। इस प्रकार से घूम रही है। ठीक है, पश्चिम से पूरब की तरफ पृथ्वी घूम रही है, ईस्ट टू वेस्ट घूम रही है। इसको क्या कहते हैं, ये चीज जो हो रही है इसको कहेंगे हम घूर्णन। ठीक है, क्लियर है। चलिए, पृथ्वी का अपने अक्ष पर कितना झुकाव, नेक्स्ट देखेंगे हम। झुकाव कितना है 23.5 डिग्री। ठीक है, 23.5 डिग्री पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। ठीक है, अब झुकी होने से क्या होता है ये देखिए। ठीक है, दिन व रात का होना। अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है और घूम रही है, ये घूर्णन से दिन और रात बनते हैं। सपोज दैट हमारी ये अर्थ है और ये ऐसे ही रहती, तो जिस तरफ सूर्य पड़ता उस तरफ तो गर्म हो जाता बहुत, और जिस तरफ सूर्य नहीं होता, सूर्य की किरणें नहीं पहुंचती, वहां बहुत ज्यादा सर्दी हो जाती, वहां बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता। इसलिए अगर जब इस प्रकार से घूम रही है पृथ्वी, घूर्णन हो रहा है, तो सूर्य की किरणें जहां भी पड़ रही हैं, जिस भी गोलार्ध में पड़ रही हैं, वहां प्रॉपर दिन और रात बन रहे हैं। दिन और रात की अवधि क्यों बदलती है वो भी हम अभी देखेंगे। ठीक है, अभी दिन और रात का होना होता है किससे, घूर्णन से। ठीक है, घूर्णन कैसे होता है, इस प्रकार से इसका घूर्णन हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या है पश्चिम, वो क्या है पूरब। घूर्णन क्या है, पश्चिम से पूरब। ठीक है, पृथ्वी का घूर्णन पश्चिम से पूरब की ओर होता है। घूर्णन से और क्या होता है, दिन और रात की अवधि में परिवर्तन होता है। ठीक है, और ऋतुओं में भी परिवर्तन आता है। एक चीज हम और बहुत इंपॉर्टेंट यहां देखना चाहेंगे, मैं पहले इसको मिटा देता हूं थोड़ा सा। ठीक है, ठीक है, पूरा मिटा दो। अब देखिए पृथ्वी का
ये हमारी अर्थ है, ठीक है। ये क्या है हमारा 0 डिग्री। इसी प्रकार से हैं अक्षांश रेखाएं जो हमने पढ़ी थी। ऑल राइट, तो अब हम यहां देखते हैं, मान लिया ये 0 डिग्री है, ये 20 डिग्री है, ये 40 डिग्री है एंड दिस इज 65 डिग्री। अब हम ये कौन से गोलार्ध में देख रहे हैं, तो हमें वो भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। नॉर्थ गोलार्ध में देख रहे हैं, ठीक है, नॉर्थ में है, तो एन 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 हमने लिख दिया। अब हम देखते हैं कि इसका घूर्णन किस प्रकार से होता है। पृथ्वी का जो घूर्णन है, एक बार फिर मैं ग्लोब के माध्यम से समझाना चाहूंगा। विषुवत वृत्त पर यानी कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर जो घूर्णन की स्पीड है वो सबसे ज्यादा होती है। अब चूंकि पृथ्वी इस शेप में है, ठीक है, अभी तो मुझे शेप डेफिनेशन देने की जरूरत ही नहीं है, आप देख सकते हैं। तो यहां जो भी हम मान लिया जो भी विषुवत वृत्त पे है उसको घूर्णन एहसास तो नहीं होता, बट यहां सबसे ज्यादा गति होती है घूर्णन की। और जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं, चाहे वो उत्तरी ध्रुव हो चाहे वो दक्षिणी ध्रुव हो, ठीक है, इसकी रोटेशन की गति क्या है, कम होती चली जाती है। 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, इस तरह से हर एक डिग्री पर दिया हुआ है, बट हम मोटे तौर पर कुछ समझ लेंगे। जैसे 0 डिग्री पर 1650 किलोमीटर, ठीक है, पर आवर की स्पीड से पृथ्वी का घूर्णन हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे 20 डिग्री पर 1550 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पृथ्वी घूर्णन कर रही है। उसके बाद 40 डिग्री पर 1275 किलोमीटर पर आवर। ऑल राइट, उसके बाद 65 डिग्री पे 876 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इस प्रकार से पृथ्वी का सेम चीज पूर्वी गोलार्ध में, सेम चीज उत्तरी गोलार्ध में, सेम चीज दक्षिणी गोलार्ध में लागू होती है। यह पृथ्वी का रोटेशन है, ठीक है। उसके बाद ध्रुव पर आने के बाद न्यूनतम अथवा शून्य हो जाएगी, ठीक है। सपोज दैट शून्य कैसे हो जाएगी, मान लिया यहां विषुवत वृत्त पर 1650 किलोमीटर पर आवर है, 20 डिग्री पे आने के बाद 1550 किलोमीटर है, ठीक है। 40 डिग्री आने के बाद 1275 किलोमीटर है, 1275 किलोमीटर। उसके बाद 65 डिग्री पर आने के बाद 876 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, ठीक है। अभी हम देख सकते हैं, मान लिया ऐसे घूम रही है, तो जो ध्रुव है, जो बिल्कुल ही ध्रुव पर है, वहां तो घूम ही नहीं रही है, वहां तो अपने अक्ष पर, एक्सिस पर ही टिकी हुई है ना। यहां तो है एक्सिस, लेकिन रियल में ऐसा कोई एक्सिस नहीं है कि जहां पे पृथ्वी टिकी हुई है। ये तो ग्लोब को रोकने के लिए बनाया गया है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो इस चीज को हम देख सकते हैं कि पृथ्वी के सभी अक्षांशों पर पृथ्वी के घूर्णन की गति समान अनुभव नहीं होती है, कम और ज्यादा होती है। सेम यही चीज दक्षिणी गोलार्ध में लागू होती है। यहां आने के बाद शून्य हो जाएगी बिल्कुल स्पीड, ठीक है। तो एक बार इसका ये यहां तक पृथ्वी का घूर्णन हमने कई सारी चीज देखी। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमने से घूर्णन कहलाता है, ठीक है। 23.5 डिग्री का झुकाव है, दिन और रात की अवधि में परिवर्तन होता है। पश्चिम से इस साइड की तरफ पृथ्वी क्या कर रही है, घूर्णन कर रही है, इस प्रकार से, जैसे मैंने अभी ग्लोब में दिखाया, ठीक है। तो ये पृथ्वी का घूर्णन हो गया। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं इसको क्लियर करता हूं। ऑल राइट, हो गया। चलिए अभी हम पृथ्वी की क्या देखते हैं, इसको हम फिनिश करते हैं। उसके बाद हम पृथ्वी का अभी क्या देखते हैं, परिक्रमण, यानी कि एवोल्यूशन, ठीक है। परिक्रमण क्या होता है, ये तो हमने घूर्णन देख लिया। ऑल राइट, अभी हम परिक्रमण को देखेंगे, क्योंकि पृथ्वी हमारी दो प्रकार की गति कर रही है, एक प्रकार की गति नहीं है, ठीक है। तो ये तो हमने देखा था अभी कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। अब पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर, सपोज दैट यहां एक सन है, इसके चारों ओर इस प्रकार से पृथ्वी का चक्कर लगाना, बड़ी आसान भाषा में मैं समझाऊं तो ये परिक्रमण कहलाता है, ठीक है। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर, ठीक है, अपनी ही कक्षा में चक्कर लगाना क्या कहलाता है, परिक्रमण कहलाता है। तो यहां लिखेंगे हम पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा लिखेंगे, ठीक है। अपनी कक्षा में चक्कर लगाना क्या कहलाता है, परिक्रमण कहलाता है, ठीक है।
नोट कर लेंगे इसको। अच्छा, परिक्रमण करने से और क्या क्या होता है देखते हैं। ठीक है, परिक्रमण भी सेम वही है जो हमने अभी देखा था। ये हमारी क्या हो गया, सन हो गया, ठीक, वो सॉरी पृथ्वी हो गई। ठीक है, ये भी क्या है, पूरब से पश्चिम की ओर चक्कर लगा रही है। इसमें भी पूरब से पश्चिम की ओर इस प्रकार से पृथ्वी घूम रही है, ऐसे नहीं घूम रही, इस तरह से घूम रही है। ठीक है, यानी कि अगर हम ऐसे देखेंगे तो क्लॉकवाइज हो जाएगा। ऑलराइट, चलिए मैं इसको एक समझाने के तौर पे बस ऐसे ही बना दिया था। इसकी हम डेफिनेशन और आगे लिखेंगे, उसके बाद हम इसको एक डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयत्न करेंगे। तो ठीक है, आगे इसको लिखते हैं। ठीक है, क्या हो रहा है, पश्चिम से पूर्व। ऑलराइट, नेक्स्ट हम तीसरी पॉइंट लिखेंगे। ठीक है, इसकी गति लिखेंगे हम, अर्थ इवोल्यूशन स्पीड 30 किलोमीटर पर सेकेंड। ऑलराइट, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पृथ्वी की गति कितनी है। ठीक है, यानी कि 1,07,000 किलोमीटर पर आवर। अब आप देखिए 30 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि हम जो अपनी अर्थ पर अभी खड़े हैं 30 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से पृथ्वी क्या कर रही है, परिक्रमण कर रही है सूर्य के चारों ओर एक दीर्घ वृत्ताकार में। ठीक है, दीर्घ वृत्ताकार क्या है अभी देखेंगे। 1,07,000 किलोमीटर पर आवर। सपोज दैट हमारे पास कितनी भी फास्टेस्ट कार हो, 30 किलोमीटर हमें पहुंचने में कितना समय लगता है। अगर हम बाइक से या कार से 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हैं तो मिनिमम हमें 17, 18 या 20 मिनट तक लग सकते हैं 30 किलोमीटर कवर करने के लिए। सोचिए, सुपर कार से जा रहे हैं तब भी देख लीजिए कितना लगेगा। ठीक है, बाकी यू कैन सी हियर 30 किलोमीटर पर सेकेंड, बहुत आश्चर्य की बात है। ठीक है, बहुत ज्यादा है। इसके परिक्रमण से क्या होता है, ऋतुएं बनती हैं। ठीक है, परिक्रमण से ऋतुएं बनती हैं। अगर परिक्रमण नहीं होता तो क्या होता। ठीक है, अगर सिर्फ घूर्णन होता, परिक्रमण नहीं होता तो क्या होता, ऋतुएं नहीं बनती। ठीक है, जहां गर्मी है वहां गर्मी ही रहती, जहां सर्दी है सर्दी ही रहती। ऑलराइट, चलिए, तो ये तो था परिक्रमण के बारे में। और परिक्रमण कैसा है, एक लाइन और लिख देंगे, दीर्घ वृत्ताकार। ठीक है, परिक्रमण कैसा है, दीर्घ वृत्ताकार। तो अब इसको हम समझते हैं एक बार। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूं, एक बार लिख लीजिए, साथ साथ लिखते चलना या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लिया करना, तो बाद में आपको नोट्स बनाने में आसानी रहेगी। ऑलराइट, अब दीर्घ वृत्ताकार कैसे पृथ्वी चक्कर लगाती है ये चीज हम देखते हैं। ऑलराइट, सपोज कीजिए ये हमारा सन है। ऑलराइट, यहां लिख देता हूं मैं, और थोड़ी सी बढ़िया से ड्राइंग कर देते हैं। ये हो गया। अभी पृथ्वी कैसे चक्कर लगा रही है हम देखते हैं। ये हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ है। मैं इसको मिटाता हूं, ये अर्थ है, ये अर्थ है। ठीक है, इसको थोड़ा सा दूर लेना पड़ेगा, यहां। ये क्या है, पृथ्वी की परिक्रमा। ठीक है, सन की परिक्रमा कर रही है हमारी पृथ्वी। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कक्षा। ठीक है, अपनी कक्षा में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है। ये पृथ्वी का 23.5 डिग्री का झुकाव है। ऑलराइट, हम इसको और अच्छे से अगर देखना चाहें तो अभी हम एक चीज यहां देखते हैं कि उपसौर और अपसौर क्या होता है। ठीक है, नंबर 1 उपसौर, नंबर 2 अपसौर। ऑलराइट, तो देखेंगे हम, ये जो पृथ्वी हमारी दीर्घ वृत्ताकार में घूम रही है, यानी कि इधर का जो हिस्सा होता है, ये वाला जो एरिया है, ये सन के ज्यादा नजदीक होता है और ये वाला सन के दूर होता है। जब इस तरफ आती है पृथ्वी यहां से यहां तक, तो इसको हम कहेंगे उपसौर। ऑलराइट, इसको कहेंगे हम उपसौर दशा। राइट, इसको कहेंगे हम अपसौर दशा, अपसौर दशा। ठीक है, तो उपसौर दशा में पृथ्वी की 14.7 करोड़ किलोमीटर दूरी होती है सन से। ठीक है, किसमें, उपसौर दशा में।
अपसौर दशा में कितनी होती है? 15.2 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, ये डिफरेंस है, इसलिए हम ऑन एन एवरेज कह देते हैं कि पृथ्वी की सन से दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है लगभग, क्योंकि यहां थोड़ी कम हो जाती है और यहां थोड़ी ज्यादा हो जाती है। ऑलराइट, तो ये पृथ्वी की, जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक हो तब उसको अपसौर दशा कहते हैं, और जब पृथ्वी सूर्य के सबसे दूर हो तब उसको, सॉरी मैं गलत बोल गया, ठीक है, पृथ्वी जब सूर्य के सबसे नजदीक हो तब उसको उपसौर दशा कहते हैं, जब पृथ्वी सूर्य के सबसे दूर हो तब उसको अपसौर दशा कहते हैं। ऑलराइट, ये उपसौर दशा, अपसौर दशा, इस चीज का ध्यान रखेंगे। जब उपसौर दशा में 14.7 करोड़ किलोमीटर होती है लगभग, ठीक है, 1 2 10 20 करोड़ किलोमीटर, अंतरिक्ष में कोई मायने नहीं रखता है। और जब अपसौर दशा होती है तो 15.2 करोड़ किलोमीटर पृथ्वी होती है फ्रॉम द सन सरफेस। एक चीज हम यहां और देखेंगे, थोड़ा अच्छे से इसको समझेंगे। देखिए, मैं इसको फिलहाल अभी मिटा रहा हूं ताकि हमें समझने में और थोड़ी सी आसानी हो जाए। सन को हम थोड़ा छोटा बना देते हैं ताकि यहां हमें और लिखने का मौका मिल जाए। चलिए अब देखते हैं पृथ्वी की परिक्रमण को हम और डिटेल में समझते हैं अभी। देखिए, मान लिया ये वही चीजें हैं, क्या है ये? 0 डिग्री यानी कि विषुवत, यहां देखेंगे हम विषुवत, ठीक है, मकर रेखा, आर्कटिक व्रत 66.5 डिग्री पर है, 66.5, ये 23.5 डिग्री पर है, ये 0 डिग्री पर है। उसके बाद कर्क रेखा, आर्कटिक व्रत। ऑलराइट, चलिए तो हम इसको, जो हमें देखना है डिटेल में हम वो देख लेते हैं। कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक व्रत, विषुवत व्रत, इस सबको हम पहले पढ़ चुके हैं, तो इसमें ज़्यादा टाइम कंज्यूम करने से कोई बेनिफिट नहीं है। देखिए अभी क्या होता है, सबसे पहले हम देखेंगे ये क्या है, नदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, सदर्न हेमिस्फीयर, ये सब जगह हम लिख देंगे NHSH, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अब देखिए इस दशा को क्या कहते हैं, जब पृथ्वी यहां हो, यहां कब होगी, यहां लिखेंगे 23 सितंबर। 23 सितंबर को सूर्य कहां होता है? 0 डिग्री पर, ठीक है। 23 दिसंबर को सूर्य की किरणें सीधी कहां पड़ती हैं? ठीक है, यहां पृथ्वी सूर्य की किरणें 23 सितंबर को सीधी पड़ेंगी कहां? उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, 23 सितंबर को। इस दिन क्या होगा, दिन और रात बराबर होंगे, ठीक है। दिन बराबर किसके होगा? रात के होगा। इस दिन दिन और रात दोनों बराबर होंगे, ठीक है, जिसमें नदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगी? शरद ऋतु, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगी? बसंत ऋतु। ये नोट करते चलिए, ठीक है। 23 सितंबर को सूर्य की किरणें कहां पड़ेंगी? सीधे नदर्न हेमिस्फीयर पे, ठीक है। इस दिन और रात की अवधि बराबर होगी, ठीक है। दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होगी, उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होगी। अब यहां देखते हैं, यहां भी हमारा नदर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर हो गया, ठीक है। इस दशा को बोलते हैं दक्षिणी अयनांत। ठीक है, इस दिशा को बोलेंगे दक्षिणी अयनांत। उस दिन क्या होता है, देखिए सूर्य की किरणें इस दिन कहां पड़ रही हैं? सीधे ये होता है 22 दिसंबर को, ठीक है। 22 दिसंबर को जो सदर्न हेमिस्फीयर है उसमें क्या होगा? ग्रीष्म ऋतु होगी, ठीक है, और नदर्न हेमिस्फीयर में शीत ऋतु होगी। ऑलराइट,
यहां देखेंगे हम 23.5 डिग्री पर 23.5 डिग्री नॉर्थ में, साउथ में, सॉरी, ठीक है, यानी कि कर्क रेखा पर इस दिन क्या होगा, रात सबसे बड़ी तथा दिन सबसे छोटा होगा। यहां पर हम देखेंगे रात सबसे बड़ी तथा दिन सबसे छोटा, रात बड़ी दिन सबसे छोटा, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं। इस दिन यहां क्या होगा, सदर्न हेमिस्फीयर में वसंत ऋतु होगी, ठीक है, और सदर्न हेमिस्फीयर में शरद ऋतु होगी, ठीक है। इसलिए बड़ा बड़ा लिख रहा हूं ताकि आप लोगों को दिखाई दे ठीक से। इस दशा को क्या बोलते हैं, विषुव, ठीक है। अब यहां किस दिन होगा, 21 मार्च को सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी। ये ऐसे आप मार्क बनाते हुए चलना, ठीक है। 21 मार्च को, ठीक है, सूर्य की किरणें कहां पड़ेंगी, सीधे सदर्न हेमिस्फीयर पे पड़ेंगी। इस दिन भी दिन और रात हमने यहां देखा था, दिन और रात यहां भी बराबर होंगे, और दिन और रात यहां दोनों जगह दिन बराबर किसके होगा, रात के, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं। उत्तरी गोलार्ध में यहां क्या होगा, ग्रीष्म ऋतु होगी, और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होगी, दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होगी, और इस दिन सूर्य की किरणें कहां पड़ेंगी, सीधे 23.5 डिग्री नॉर्थ में, यानी कि मकर रेखा पर 23.5 डिग्री नॉर्थ में, ठीक है। और ये कब होगा, 21 जून को। देखिए लगभग सब में 3-3 महीने का फर्क है, ठीक है, डिफरेंस है। जून, सितंबर, ये दिसंबर, ये मार्च, ठीक है। तो इस तरह से हम देखेंगे। इसको क्या बोलते हैं, इसको हमने देखा था दक्षिणी अयनांत, इसको बोलेंगे उत्तर अयनांत, ठीक है। आप लोग कॉपी पे बढ़िया से इस डायग्राम को बनाना, ठीक है। यहां तो मैंने ऐसे बना दिया ताकि स्पेस ज्यादा नहीं है। तो ये क्या है, पृथ्वी की परिक्रमण, ठीक है, इसको पृथ्वी का परिक्रमण कहेंगे। ये पृथ्वी की परिक्रमा है, इसको नोट कर लीजिए। फिर हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसकी, ठीक है। चलिए अभी हम इसको मिटाते हैं और इसका डेफिनेशन देखते हैं, पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। अभी देखिए इसकी हम डेफिनेशन में क्या देखेंगे। आज के पार्ट में जो पार्ट 3 है, चैप्टर 3 है, उसमें हम 4 चीजें देखने वाले हैं, ठीक है। एक तो हमने पृथ्वी की घूर्णन देखा, परिक्रमण देखा। नंबर 3 पे हम प्रदीप्ति व्रत देखेंगे, प्रदीप्ति व्रत क्या है। और नंबर 4 पे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं पृथ्वी का परिक्रमण में ही हम देखेंगे पृथ्वी का वह गोलार्ध जो सूर्य की ओर झुका होता है, वहां पर दिन लंबे होते हैं तथा ग्रीष्म ऋतु होती है, ठीक। मिटा दिया हमने, हम देखेंगे। सपोज दैट ये है, तो जिस भी ध्रुव पर सूर्य की किरणें पड़ेंगी सीधी, वहां दिन लंबे होंगे तथा ग्रीष्म ऋतु होती है, ठीक है। पृथ्वी के दीर्घवृत्ताकार, पृथ्वी अगर दीर्घवृत्ताकार है, मान लिया इस वृत्ताकार में अगर पृथ्वी इवोल्यूशन कर रही है, ठीक है, इस प्रकार से, ये क्या था, अपसौर, ये क्या था, उपसौर, ठीक है। तो इसका जो डिफरेंस है वो मौसम पर नहीं पड़ता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अगर 15.2 करोड़ किलोमीटर है तो यहाँ मौसम में कुछ डिफरेंसेस आएंगे, या फिर यहाँ गर्मी ज्यादा हो जाएगी। 14.7 करोड़ किलोमीटर है, बोले 50 लाख किलोमीटर का फर्क है, इसमें तो बहुत ज्यादा गर्मी और सर्दी का एहसास होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, मौसम पर नहीं पड़ता। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में वर्ष में परछाई 2 बार गायब हो जाती है, ठीक है।
ठीक है, जैसे हम जीरो शेडो डे जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये लाइंस आप नोट कर सकते हैं, इसको बार बार रिपीट करके आप देख सकते हैं, क्योंकि मैं लिखूंगा तो ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा, तो इसलिए मैं बोल देता हूँ। जो चीज़ मेन है वो मैं लिख कर भी समझा दूंगा, ठीक है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में 2 बार परछाई वर्ष में एक गायब हो जाती है, ठीक है। बाकी हमने उपसौर और अपसौर देख ही लिया। जब पृथ्वी सूर्य के सबसे करीब होती है तब उपसौर दशा जो कि 14.7 करोड़ किलोमीटर होती है। जब पृथ्वी सूर्य के सबसे दूर होती है तब क्या होता है, अपसौर दशा होती है, 15.2 करोड़ किलोमीटर होती है, ठीक है। 21 जून को जो हमने लिखा था, 21 जून को प्रकाश लंबवत पड़ता है, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे बड़ा दिन, ठीक है, तथा दक्षिणी गोलार्ध में ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ी रात होती है उस दिन, ठीक है, 21 जून को। ऑलराइट, चलिए अब हम नंबर 3 पे देखेंगे प्रदीप्ति व्रत क्या है। हेडिंग डालेंगे हम यहाँ प्रदीप्ति व्रत, इसको मैं मिटा रहा हूं अभी, ठीक है। प्रदीप्ति व्रत को अब हम समझने का ट्राई करते हैं कि प्रदीप्ति व्रत क्या होता है, प्रदीप्ति व्रत से क्या डिफरेंसेस आते हैं। प्रदीप्ति व्रत यानी कि इल्यूमिनेशन फास्ट भी कहते हैं हम इसे, ठीक है, इसे इंग्लिश में इल्यूमिनेशन फास्ट कहेंगे। प्रदीप्ति व्रत क्या होता है, ठीक है, देखते हैं अब हम। सपोज दैट ये हमारी क्या है, अर्थ है, और इस लाइन को हम क्या कहते हैं, प्रदीप्ति व्रत कहते हैं, यानी कि 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री। इसे हम 90 भी मान सकते हैं, 0 डिग्री भी मान सकते हैं। तो ये क्या है, अपने अक्ष पर है, ठीक है। अगर मान लीजिए, ठीक है, हम मान लेते हैं कि पृथ्वी अगर झुकी हुई नहीं होती तो क्या होता, ठीक है। पृथ्वी के झुके होने से क्या होता है, दिन और रात की अवधि में परिवर्तन होता है, अभी हमने गुणन में पढ़ा था, ठीक है। पृथ्वी अगर झुकी नहीं होती तो सपोज दैट यहां सन है, ठीक है, और ये सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, ठीक है, तो यहां से यहां तक पड़ रही हैं, ठीक है। इसको हम देखेंगे कर्क रेखा और आर्कटिक व्रत, मकर रेखा। तो देखिए ये क्या होता, डे, और ये क्या होता, नाइट। ऐसा ही होता अगर पृथ्वी झुकी नहीं होती तो ये कंडीशन होती, ठीक है। दिन और रात की अवधि में परिवर्तन नहीं होता। तो हम यहां लिखेंगे अगर पृथ्वी झुकी नहीं होती, ठीक है, तो क्या होता, दिन बराबर होता किसके, रात के। रात और दिन की अवधि में परिवर्तन नहीं होता। अगर पृथ्वी झुकी नहीं होती तो दिन और रात की अवधि में कोई परिवर्तन नहीं होता। अब चूंकि पृथ्वी कैसे है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ऑल राइट, 23.5 डिग्री, ठीक है। तो इसको अभी हम 23 डिग्री झुका करके देखते हैं, 23.5 डिग्री, तो उससे क्या डिफरेंस पड़ता, ठीक है। पहले इसको मिटाता हूं मैं। अभी ये समझ लिया हमने कि दिन और रात बराबर होते अगर पृथ्वी झुकी नहीं होती तो, ठीक है। मौसम में परिवर्तन होता, ऋतुएं बदलती, सब कुछ होता, लेकिन दिन और रात की अवधि में कोई परिवर्तन नहीं आता। मान लीजिए, चलिए ये हमारी अर्थ हो गई, यहां हम सूर्य को बना देते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। अब सूर्य का प्रकाश यही तो पड़ता है, बाकी जो इधर जा रहा है वो तो सूर्य का प्रकाश वेस्ट हो जा रहा है। ये क्या है, प्रदीप्ति व्रत, ठीक है। अब ये क्या है, 23.5 डिग्री का झुकाव, ठीक है, 23.5 डिग्री। चलिए अब देखिए, ये हम फिर ये चीजें तो आप बिल्कुल रट लीजिए, कर्क रेखा, आर्कटिक व्रत, मकर रेखा, और ठीक है, उसके बाद शीत कटिबंध जो हमने पढ़े थे, इसको बिल्कुल रट लीजिए। अब देखिए सूर्य की किरणें चूंकि यहां तक पड़ रही हैं, ठीक है, तो अब यहां पूरे में क्या होगा, दिन होगा। अब हम इस प्रकार से देख सकते हैं, यहां लिखेंगे डे, अब यहां लिखेंगे, मैंने गलत लिख दिया, यहां तक ही होगा बस, ठीक है, यहां
ये भी मैंने गलत बना दिया थोड़ा सा, चलिए यहाँ देखते हैं। ऑल राइट, यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो गई, नाइट। तो अब आपको समझ आया प्रदीप्ति व्रत की क्या, प्रदीप्ति व्रत जो ये है 90 डिग्री, 90 डिग्री, इसकी क्या वैल्यू है और झुकी होने से क्या वैल्यू है। ठीक है, तो हम यहां देखेंगे अगर आर्कटिक व्रत के आसपास तो बहुत थोड़ी जगह में दिन रह रहा है, और फिर जैसे जैसे हम दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाएंगे दिन का एरिया क्या है, बढ़ता चला जाएगा, दिन पृथ्वी पर ज्यादा दूर तक दिखाई देगा। ठीक है, यहां देखिए दक्षिणी ध्रुव में आने के बाद, क्योंकि दक्षिणी ध्रुव पे सूर्य की किरणें ठीक से पहुंच रही हैं, ऑलराइट, तो यहां दिन और रात की अवधि में परिवर्तन हो जाते हैं। ठीक है, अब हम यहां एक चीज लिखेंगे कि भूमध्य रेखा पर, ठीक है, भूमध्य रेखा तो बिल्कुल बीच में सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही हैं, है ना, चाहे पृथ्वी कहीं भी जाए इस दशा में। भूमध्य रेखा पर दिन बराबर होगा किसके, रात के। दिन और रात हमेशा बराबर होते हैं भूमध्य रेखा पे। डिफरेंसेस कहां आते हैं, बस यहां और यहां। जब हम आर्कटिक व्रत 66.5 डिग्री दक्षिण में जाते हैं और आर्कटिक व्रत 66.5 डिग्री उत्तर में आते हैं, तब यहां बहुत डिफरेंसेस पड़ते हैं, जो कि हम अभी देखेंगे। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन हम देखेंगे। प्रतिदीप्ति व्रत यानी कि इल्यूमिनेशन फास्ट, जो कि हमने लिखा है, पृथ्वी पर वह व्रत जो दिन और रात की अवधि को विभाजित करता है। लिखिए, पृथ्वी पर वह व्रत जो दिन और रात की अवधि को विभाजित करता है, प्रदीप्ति व्रत कहलाता है। ऑलराइट, ठीक है, अगर पृथ्वी सीधी होती तो हमने पहले वाले डायग्राम में देखा था, पृथ्वी अगर सीधी होती तो क्या होता, दिन बराबर रात के होता, कोई दिन और रात में फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, भूमध्य रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं, यहां इस जगह पर। ठीक है, इस पूरी लाइन पे दिन और रात बराबर होंगे। ऑलराइट, तो अभी हम अपना नंबर 4 पॉइंट देखेंगे, ये हमारा नंबर 3 था। ठीक है, इसमें 4 ही पॉइंट हैं जो कि हमारे काम के हैं चैप्टर 3 में। पढ़ने के लिए आप कितना भी पढ़ते रहिए, बाकी तो पूरा सिलेबस है ही। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया था आप लोगों ने। देखिए, टाइम भी हमें सेव करना है थोड़ा। ठीक है, मान लिया इस चैप्टर में 4 चीजें काम की है, और चार ही चीजों के लिए अगर हमें 2 घंटे लग गए समझने में। ठीक है, देखिए क्या होता है, अभी ये वीडियोस तो जो यूट्यूब पे हैं, मैं भी यूट्यूब पर ही डाल रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या है कि टाइम का भी ध्यान रखा जाता है, क्योंकि वीडियोस ज़्यादा लंबी होंगी तो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड नहीं होंगे। ठीक है, फिर ज़्यादा टाइम कंज्यूम भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है, टाइम सेव करना है। एनसीईआरटी को जल्दी पढ़ना है, एनसीईआरटी है भी बहुत काम की, और इनको क्विक फास्ट भी पढ़ना है। जितना फास्ट हो सकता है एनसीईआरटी को उतना फास्ट पढ़ के ख़त्म कीजिए। ठीक है, इनमें बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की नीड नहीं है। अभी हम देखेंगे नंबर 4 पॉइंट हमारा सूर्य ग्रहण तथा चंद्र ग्रहण। ठीक है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को अब हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे सूर्य ग्रहण। चलिए देखते हैं सूर्य ग्रहण क्या होता है। ये क्या है, सन है हमारा। ठीक है, और ये क्या है, ये हमारे चंदा मामा है, और ये क्या है, अर्थ है। ठीक है, बस ये सूर्य ग्रहण है। इतनी सी डेफिनेशन है इसकी। ठीक है, जब सूर्य, ठीक है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, ठीक है, सन इस तरफ है, अर्थ इस तरफ है, बीच में मून आ गया यानी कि चंद्रमा आ गया, तो क्या होगा, सूर्य ग्रहण। ऑलराइट, ठीक है, जब सूर्य और, चलिए मैं एक बार लिख लेता हूं, यहां देखेंगे, जब सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य चंद्रमा आ जाता है, लिखते चलिए मेरे साथ साथ, तब क्या होता है, सूर्य ग्रहण। अच्छा, एक पॉइंट हम यहां बहुत अच्छा सा देखेंगे, सूर्य ग्रहण सदैव अमावस्या के दिन होता है। ठीक है, सदैव अमावस्या के दिन होता है।
बट इसमें भी एक कंडीशन है, हर अमावस्या को सूर्य ग्रहण नहीं होता। बोले भाई ये क्या बात हुई कि सदैव अमावस्या को होता है और हर अमावस्या को नहीं होता। मतलब जब भी सूर्य ग्रहण पड़ेगा, ये स्थिति जब भी आएगी, सन और अर्थ के बीच में जब भी मून आएगा तो वो अमावस्या की ही रात होगी। अमावस्या मतलब जिस दिन हमें चंद्रमा नहीं दिखाई देता है, ठीक है। लेकिन हर अमावस्या को, अमावस्या तो हर महीने आ रही है, ठीक है, हर अमावस्या को सूर्य ग्रहण हो ऐसा जरूरी नहीं है। हम अगली हेडिंग देखेंगे, चंद्र ग्रहण। इसको एक बार फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखते हैं हम चंद्र ग्रहण क्या है, ठीक है। नंबर 2 हमारा चंद्र ग्रहण क्या है, इसकी भी बड़ी सिंपल डेफिनेशन है, ठीक है। चलिए मैं ब्लू से बना देता हूं। बस इतनी सी डेफिनेशन है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, चंद्र ग्रहण हो गया, ठीक है। और वो वाला पहले क्या था, सूर्य ग्रहण, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, उसको भी हम यहां बना के देख लेंगे। सूर्य, मून, अर्थ, बस ये क्या हो गया, सूर्य ग्रहण। ये क्या हो गया, चंद्र ग्रहण। बस इतनी सी बात है, ठीक है। तो चंद्र ग्रहण की डेफिनेशन में हम क्या देखेंगे, सूर्य ग्रहण की डेफिनेशन में हमने देखा था जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो क्या होता है, सूर्य ग्रहण होता है। फिर इसके बाद हम चंद्र ग्रहण को देखेंगे जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है। ऑलराइट, जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है तब क्या होता है, चंद्र ग्रहण होता है, ठीक है। एक चीज हम यहां लिखेंगे, चंद्र ग्रहण सदैव पूर्णिमा को होता है। अब यहां भी वही कंडीशन अप्लाई होती है कि हर पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण पड़े ऐसा जरूरी नहीं है। उसकी कंडीशन है कि चंद्र ग्रहण कब पड़ता है, सूर्य ग्रहण कब पड़ता है, उसको हम अपकमिंग क्लासेस में देखेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। ऑलराइट गाइस, तो ये हमारा था 6th क्लास की एनसीईआरटी का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3, ठीक है, पृथ्वी की गतियां। तो यहां हमने इसको 4 चीजें हमने इसमें समझी हैं, ठीक है। बहुत ध्यान से एक बार फिर आप क्लास को चाहे तो रिपीट करके देख सकते हैं, ठीक है। हमने परिक्रमण देखा, घूर्णन देखा। सबसे पहले पृथ्वी की गति 2 प्रकार की होती है, घूर्णन और परिक्रमण, जो हमने देखा था, ठीक है। घूर्णन क्या है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन है। परिक्रमण क्या है, ठीक है, एक निश्चित कक्षा में सूर्य के चारों ओर घूमना पृथ्वी का परिक्रमण कहलाता है। उसकी हमने और भी 2-4 लाइनें लिखी थी, रिपीट करने की आई डोंट थिंक नीड नहीं है, आप उसको देख लेना और साथ साथ नोट करते चलना और इसको बार बार रिवाइज करना है, ठीक है। तीसरी चीज में हमने क्या देखा था, इल्यूमिनेशन फास्ट, यानी कि प्रदीप्ति व्रत। प्रदीप्ति व्रत से क्या होता है, ठीक है, दिन और रात की अवधि में परिवर्तन होता है पृथ्वी के झुके होने के कारण। अगर पृथ्वी का झुकाव नहीं होता, सिर्फ प्रदीप्ति व्रत होता, तो दिन और रात बराबर होते, ठीक है। उसके बाद पृथ्वी की ऋतुएं हमने देखी थी, ठीक है, जो हमने देखा था परिक्रमण में, ठीक है। कौन सी दशा में पृथ्वी की कौन कौन सी ऋतुएं होंगी, जो हमने 4 बना करके देखा था। उसके बाद हमने उपसौर दशा और अपसौर दशा को देखा था, ठीक है। उसके बाद हमने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को देख लिया। तो इसमें काफी सारी चीजें कवर हो चुकी हैं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप लोग देखते रहिए। मेरा ये डेली प्रयत्न रहेगा कि एक वीडियो कम से कम एक चैप्टर की अपलोड कर दी जाए। और मैं ये चैप्टर वाइज लेकर के नहीं चल रहा हूं। अभी आप 6th क्लास की एनसीईआरटी फिनिश होने दीजिए, फिर उसके बाद जब हम 7th क्लास की स्टार्ट करेंगे तो उसमें एक चैप्टर, सपोज दैट जो चैप्टर 7th में है, 8th में है, वही एडवांस लेवल में जाके 11th में और 12th में आ जाता है। तो हमने क्या किया है कि उस 11th 12th वाले चैप्टर को उठाया और 7th को उठाया, मर्ज कर दिया, ठीक है। भले ही थोड़ा सा लंबा हो रहा है, लेकिन उसको मर्ज करने से ये होगा कि हमें एक ही चीज को 2 बार रेपिटेशन करने की नीड नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरह से मेरी वीडियो डेली आती रहेंगी। जो लोग भी देख रहे हैं मेरी वीडियो को, रेगुलर देखते रहिए। मेरा प्रॉमिस है, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो मैं डेली एक वीडियो अपलोड करूंगा, डेली कोशिश करूंगा एक चैप्टर आपका खत्म हो, ताकि कम से कम, मेरा टारगेट है 2 महीने में ज्योग्राफी को खत्म करना, ठीक है, विद इन 2 मंथ्स।
अगर थोड़ा लंबा हो जाएगा तो कह नहीं सकते, बाकी टारगेट मेरा यही है कि 2 मंथ में ज्योग्राफी खत्म, उसके बाद नेक्स्ट हम एनसीईआरटी देखेंगे। मेरी कोशिश रहेगी कि जितनी भी एनसीईआरटी हैं, चाहे वो पॉलिटी है, हिस्ट्री है, इकोनॉमी है, ठीक है, साइंस एंड टेक की भी जो एनसीईआरटी हमारी है, उसके बाद ज्योग्राफी तो हम पढ़ ही रहे हैं, सारी एनसीईआरटी 1 बाय 1 मैं पूरी कराऊंगा बिल्कुल, ठीक है। तो आप लोग लगे रहिए बिल्कुल मेरे साथ। सारी एनसीईआरटी अभी तक किसी भी टीचर ने कह सकते हैं कवर नहीं कराई है, सबने अलग अलग कराई है, बट मैं सारी एनसीईआरटी इसी चैनल पे पूरी कंप्लीट कराऊंगा अगर सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा तो, ठीक है। बेफिक्र रहिए, सारी एनसीईआरटी कवर करेंगे हम, ठीक है। अभी हम ज्योग्राफी देख रहे हैं सिस्टमेटिक तरीके से, अभी मैंने थोड़ा सा ये स्टार्टिंग की है, आप लोग देख ही सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने अभी ज़्यादा कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, मैं थोड़ा थोड़ा ट्राई कर रहा हूँ। उसके बाद डेफिनेटली हम इसको और अच्छे तरीके से टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। कल मेरी ट्राई रहेगा कि मैं चौथा जो चैप्टर है हमारा मानचित्र, वो मैं लेकर के आऊँ, ठीक है। चलिए, कीप वॉचिंग, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो। धन्यवाद, जय हिंद।